प्रकार के ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे, बिल्कुल देखे हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैस, राख या तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकला हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ भाई, वो तो है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10,000 साल पुराना है, 10,000 साल से 10,000 या 1,000 साल से उससे कुछ नहीं निकला है तो तुम उसको मान लोगे कि वो सक्रिय ज्वालामुखी है। नहीं, तो ज्वालामुखी दो टाइप के ऐसे मान सकते हो, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। और तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलता है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, ऊपरी भाग मतलब कि आउटर मेंटल में है, तो यह मैग्मा कहलाता है। समझ रहे हैं, मैग्मा कहलाता है। अगर ये ऊपर निकल गया, यहाँ से निकला और ऊपर आ गया, तो इसको फिर लावा कह देते हैं। तो यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो यह लावा कहलाता है। LAV, लावा, LOV, लब। भाई साहब क्या मस्त नाम रखे हैं लोग। लब भी जलाता है, आग है, लावा भी आग है। लव एंड लावा दोनों ही क्या है, फायर। बढ़िया यार, ये तो अच्छा जोक बन गया। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें क्या हो सकता है भाई? 100 बनने की गैस है और टुकड़े होंगे ही होंगे भाई। जब पृथ्वी को फाड़ दे वो चीज़ें निकलेंगी तो उसमें जो जो चीज़ें हैं सारी होंगी। तो वो तो अभी साइंटिस्टों को भी पता नहीं होगा कि उसमें 100% रूप से कि निकलता क्या क्या है। जो जो लिखा आराम से जो एग्जाम में दे दे तो वो आराम से टिक कर देना। जैसे गैस है नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। अब नाइट्रोजन यौगिक हैं एलिमेंट्स, भाई साहब कितने होते हैं वो? ज्वालामुखी बम, राख, ये तो है ही। सल्फर यौगिक कितने सारे, तो कुछ मात्रा में क्लोरीन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑर्गन भी होता है। अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि अगर उसने दे दिया कि ऑक्सीजन होती है तो भाई डेफिनेट होती होगी, चाहे वो 0.001% होनी चाहिए, लेकिन वो होगी ही। गलत तुम उसको नहीं मान सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को तुम गलत नहीं मान सकते हो। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है ना H2 और नाइट्रोजन NO2 निकल रहा है तो ऑक्सीजन होगी। कुछ भी कर लो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाए ना तो हाइड्रोजन एक गैस है तो उस आराम से बन जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगी। इतनी दिक्कत वाली बात लेनी नहीं है। तो सीधी सी बात है। असल में UPSC एग्जाम में क्या कहते हैं, एग्जाम दे यहाँ बैठा है, वो यहाँ पे ना एक पूरा मंडली है, उसमें से 2-4 ऑप्शन डाल देगा। हम कहेंगे कि तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन वो सही ही होंगे। मेनली मैक्सिमम टाइम यही होता है। अब ये ज्वालामुखी के टाइप्स हैं, तो ये लिखा हो टाइप्स के बारे में ही, तो ये टाइप्स को ही देखना है। तो ज्वालामुखी के टाइप्स देखो, टाइप्स होते हैं तुम्हारे मेनली। एक तो हो गया तुम्हारे सील्ड ज्वालामुखी, सील्ड वोल्केनो। एक हो गए कंपोजिट। एक हो गए तुम्हारे कॉल्डेरा, और कॉल्डेरा के बाद हो गए तुम्हारे फ्लड बेसाल्ट। ये मेनली 4 टाइप के हैं। फिर एक एसिडिक होते हैं, एक बेस वाले भी होते हैं, तो वो इसमें नहीं दिए हैं। सील्ड देखो, सील्ड ज्वालामुखी जो, थोड़ा इसके बारे में मैं खुद बता दूं फिर पढ़ने में मजा आ जाएगा। जो सील्ड ज्वालामुखी होता है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले 2nd नंबर के खतरनाक, डेंजरस और विशाल खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं। और फर्स्ट कौन होते हैं? फ्लड बेसाल्ट। फ्लड मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने वाले होते हैं। तो फ्लड बेसाल्ट को छोड़ करके ये सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में इसका एक है हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप है, ठीक है ना। अब इसका निर्माण किससे होता है? निर्माण होता है मेनली जो होता है फ्लड बेसाल्ट, जो तरल लावा होता है उसके ठंडा होने से। ठंडा होगा तभी इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। बोल सील्ड ज्वालामुखी। और इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इनकी मेनली विशेषताएं होती हैं कि ये प्रायः शांत होते हैं और ये तरल होते हैं। शांत, तरल, और ये इजीली विस्फोटक नहीं होते हैं। इजीली तो ऐसे UPSC ट्रैप डालता है, इजीली विस्फोटक नहीं होते हैं ये।
विस्फोट कब होता है? जब इनमें पानी वगैरह चले जाए इनकी नाली से, वेंट से, और इनके ऊपर है ना एक कॉर्न टाइप का बन जाता है, तो उसको हम कॉर्न शंकु कहते हैं। इतनी सी जानकारी इसकी याद रखनी होती है हमें, तो इतनी सी बहुत सारी है ये भी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में, देखो ये लिखा हुआ है, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील ज्वालामुखी सबसे विशाल है, मतलब बड़े हैं। हवाई द्वीप इसका एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ओके, और यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, और इसी कारण से ज्वालामुखी ढाल तीव्र नहीं होता है। हाँ, एक ये भी विशेषता है कि इनका ढाल तीव्र नहीं होता है, 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 तीव्र ढाल नहीं होता है। समझे? समझे दया? यस सर। देखो, इस तरह निकास नलिका वेंट में पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी होते हैं, विस्फोटक भी होते हैं, मतलब कि ज्यादा विस्फोटक नहीं होते हैं, अन्यथा यह कम विस्फोटक होते हैं, लिखा ही हुआ है यार। यह ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, तो उस निकास शंकु पर एक कौन बन जाता है। जब लावा फव्वारे के रूप में निकलता है तो उस पर कौन बन जाता है, कौन बन जाता है, उसको सेंडर कौन कहते हैं। फर्स्ट इज कंप्लीट। अब सेकेंड क्या है? मिश्रित, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब ही समझ रहे हैं कि भाई दो चीजें मिक्स होंगी तो उसी से मिलके बना होगा, तो मिक्स होंगी तो बना होगा उसी से, तो मिक्स है इसमें, तो मिक्स, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं भाई, थोड़ा सा समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। ए इसका होता है कि बेसाल्ट की अपेक्षा थोड़ा ठंडा, श्यान और चिपचिपा होता है, मतलब कि गाढ़ा होता है। चिपचिपा इन द सेंस गाढ़ा है। देखो सीधी सी बात एक है, गाढ़ा मतलब कि गाढ़ा, गाढ़ा। बेसाल्ट, बेसाल्ट से क्या होता है? अधिक चिपचिपा और ठंडा। चिपचिपा प्लस कोल्ड, तो ये भाई कम दूर तक बहेगा। और ये प्रायः प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः, प्रायः ये क्या होता है? विस्फोटक, विस्फोटक होता है। इसमें लावा और प्लारोक्लास्टिक राख वगैरह वो तो सब निकलेगा ही जो इसमें निकल रहा है। विशेषताओं में इसका यही है कि ये बेसाल्ट प्रवाह से अधिक ठंडा और चिपचिपा होता है। दूसरा कि ये प्रायः विस्फोटक होते हैं, वो भी भीषण वाले, भीषण वाले भी कह सकते हो, कहना चाहो तो। इसके एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल इसमें दिए हैं या नहीं, लेकिन मैं तो बता ही देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल में आता तुम्हारा माउंट रीयूनियन, नहीं यार, रेनियर, माउंट रेनियर, रेनियर, माउंट हुड भी ले लो, हुड। क्या क्या है भाई जिंदगी में, गर्मी बहुत हो रखी है गाइस। अब पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए कुछ भी तो करना ही पड़ेगा। ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे और श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। ये प्रायः ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखी खंडक प्रायोक्लिस्टिक पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते हैं, जिनके जमाव से मिश्र ज्वालामुखी का रूप, मतलब कि इसकी जो परतें होती हैं ना, इसके आसपास ही जमता जाता है गाइस ये वाली सिस्टम है, यहाँ पे जमता जाएगा जमता जाएगा, तो इसको कंपोजिट ज्वालामुखी कह देते हैं फिर, और कुछ खास है नहीं। अब हो गया काल्डेरा, ये हैं सबके दादाजी, मतलब दादाजी के दादाजी मान लो इनको। तो इम्पोर्टेंट तो है, देखो चारों के चारों जो पांचों हैं पूरे, इनको याद रखना ही पड़ेगा। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। ये आमतौर पर इतने विस्फोटक हैं कि जब ये फटते हैं ना, तो इनका जो कॉर्न बनता है, कॉर्न बनने के बजाय ये धंस जाता है अंदर की ओर, इस टाइप का मान लो कुछ, तो धंस जाता, इतने विस्फोटक होते हैं। ढांचा बनने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए ध्वस्त गर्ग
लावा गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा कहलाते हैं। जो धंस जाएगा तो फिर उससे कुछ कुंड तो बनेंगे, वो निकलेगा लावा, लावा की कुंड जैसे झील की झील भर जाती हैं। जब पानी बरसता है तो जो गड्ढे होते हैं भर जाते हैं। तो ऐसे ये है, जब ये फटता है तो जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। कॉल्डेरा, क्या बात है, क्या नेचर भी है यार। और विस्फोट के रूप में बताता है कि इसे लावा प्रदान करने वाले मैग्मा भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं। अब फ्लड बेसाल्ट में आता है अपना छोटा नाप। देखो फ्लड बेसाल्ट का मतलब क्या होगा? फ्लड का मतलब होता है बाढ़। यहाँ प्रवाह लिखा है, इसको छोड़ो, हटाओ। फ्लड का मतलब समझो बाढ़। तो जैसे पानी की बाढ़ आ गई ना, जैसे भूस्खलन की बाढ़ आ गई, जैसे पानी की बाढ़ आ गई ऐसी इसकी भी बाढ़ आती है। पानी की बाढ़ तो कम ही इलाके में आएगी भाई, इसकी बाढ़ इतनी खतरनाक आती है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाता है। सैकड़ों किलोमीटर, मतलब ये अभी नहीं है शायद, प्रेजेंट में, ये बहुत पुराने समय में आए हैं। तो जैसे छोटा नागपुर का पठार है ना हमारा, वो इसी से बना है। छोटा नागपुर पठार इसी से बना हुआ है, सोच रहे हो? इसीलिए उसको फ्लड बेसाल्ट कहते हैं। इतने दूर, इतना पतला, मतलब जब दूर तक फैल रहा है ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा। पतला है ना, पतला है तो वो फैल रहा है। फिर देन इसको पढ़ ही लेते हैं। तो ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते ही हैं भाई, जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग में हजारों किलो, मैं तो सैकड़ों ही कह रहा हूँ, हजारों किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इसमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे। पठार बनने का रीजन यही है, प्लेटू बनने का रीजन यही रहता है भाई साहब। पठार कितना मोटा बता, 50 मीटर तक मोटा बन जाता है। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, ओ शिट ब्रो, दक्कन ट्रैप है। छोटा नागपुर का पठार, हाँ बना तो इसी से होगा, लेकिन दक्कन ट्रैप मैन है भाई। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ही पढ़ेंगे। नो बकवास। दक्कन ट्रैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार ज़्यादातर भाग में पाया गया है, बृहद बेसाल्ट लावा क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका हुआ था। गाइस, इस बाढ़ से ढका हुआ था, समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं बच्चे? समझ रहे हैं, यही बात है। और कुछ है ही नहीं। अब ये तुम्हारा मिड महासागरीय, मिड ओशियनिक कटक ज्वालामुखी। अब इसका ये है रिंग ऑफ फायर टाइप का मामला है यार। देखो इसके लिए एक चित्र बना देते हैं, चित्र बना के समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा बताया गया है, लेकिन इसे हम अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ही पढ़ना है, यहीं पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। अब मोटा मोटा बता देते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया अटलांटिक ओशियन, ये हमारा हो गया अफ्रीका। बेटा अफ्रीका अच्छे से बन जाओ। तो ये ऊपर से गया यूरोप, ये यूरेशिया तक गया पूरा मामला। और यहाँ से रेड सी मेड सी जो भी हैं, ये हमारा मानो इंडिया जी, इंडिया गए। और इंडिया से जो ए वाला एरिया है ना, और जो यहाँ से जो रसिया का जो एरिया ए आ जाएगा, जो ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, इसमें बनता है मिड ओशियनिक रिज, जो 70,000 किलोमीटर में एक पूरा एक रिंग ऑफ फायर की तरह फैला हुआ है। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ए वाला रीजन है, ए है पूरा रिंग ऑफ फायर, इसके अंदर ही ज्वालामुखी फटते हैं। तो ये नई मिट्टी है, नई चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, सोच रहे हो? ये बात है इसमें। यहीं पे बहुत टेक्टोनिक, असल में सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि जो टेक्टोनिक प्लेट है ना वो खिसक रही हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट खिसकती है तो फिर भाई टूटेगा। और ओशियन में जो है ना, मेंटल और इसके बीच की 5 किलोमीटर के आसपास ही मोटाई है क्रस्ट की।
क्रेस्ट की मोटाई ओशियन में 5 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 10 मान लो, 10 में भी कुछ खास नहीं होता है, पृथ्वी इतनी बड़ी है। तो वो फाड़ के लावा मेंटल इन जो आउटर मेंटल है वहां से निकलेगा तो बहुत आसानी से निकलेगा। और टेक्टोनिक प्लेट ऐसी हैं कि वो चल ही रही हैं, वो तो गोंडवाना लैंड वगैरह से हम देख ही रहे हैं, जो ये वैगनर वगैरह ने सिद्धांत दिए हैं उस हिसाब से देखो तो ये बात है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, समझे समझे दया, समझ गए। अब देखो, अब है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। भाई मैं सही बोल रहा था यार, लैंडफॉर्म्स तो बोलेंगे। अब ये होंगी क्या तुम्हारी, दो टाइप की होंगी, एक ज्वालामुखी सेल्स जो तुम्हारे धरातल के ऊपर बनते हैं, लावा ठंडा होके बन जाएगा तो उसको कहेंगे हम वो, और जो पातालीय होंगे प्लूटोनिक प्लूटोनिक होंगे तो उनको हम अंतर्भेदी कहेंगे, या प्लूटोनिक ही कहो ना। तो प्लूटोनिक में देखो, एक तो बैथोलिथ बनेगा, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक और सिल ना, सिल या डाइक, ये सब बनती हैं 4-5 टाइप की। तो इन्हीं को हमें देखना है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उनके ठंडे होने के से अग्नेय सेल बनती हैं। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। लावा ठंडा होने के स्थान के आधार पर अग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया गया है। असल में नहीं निकल पाने का मतलब पता क्या होता है, कारण अभी बताएंगे, पहले पढ़ लो। ज्वालामुखी सेलें, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है, जब धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और फिर पातालीय प्लूटोनिक सेल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो वो अलग चीज़ हो जाती है। जब लावा तो दो प्लूटोनिक हो गया और एक ऊपर वाला हो गया जो धरातल पे लैंड पे ही जम गया तो वो निकल आया आसानी से। जब भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं, लैंडफॉर्म्स कई सारी बनती हैं, जो कोई जो आकृतियां अंतर्भेदी या इंट्रेंसिव फॉर्म्स कहलाती हैं। इंट्रूसिव इंट्रूसिव, हाँ ठीक है। असल में अंदर बनने का कारण यही होता है ब्रो कि जब देखो, ये बन जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा। ये मान लो हमारी प्लेट है, ठीक है ना, 1 प्लेट और एक सेकंड प्लेट भी इसके ऊपर ऐसी लग गई मान लो, तो ये हो गई बहुत मोटाई, ठीक है ना। और यहाँ है हमारा एक आउटर कोर नहीं सॉरी, मेंटल है। अब यहाँ से यहाँ रेडियो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई और यहाँ तक ये फाड़ के आ गया। अभी जब यहाँ तक ये फाड़ के आ गया ना, ऊपर है बहुत ज़्यादा मोटी परत और बहुत ही सख्त परत है, दोनों की परपटी हैं, मतलब दोनों प्लेटें हैं जो कि मजबूती से एक दूसरे पे चढ़ी हुई हैं, धसी हुई हैं। तब पता क्या होगा, अब इस पाइप में भरेगा, इसमें प्रेशर बनेगा, वो जब ये पाइप फटेगा ना तो फिर ये जो तुम्हारा मैग्मा है ना, मैग्मा अंदर ही हो जाएगा, अंदर ही ग्रैप हो जाएगा। अब अंदर ग्रैप हो गया तो भाई फिर लैंडफॉर्म बनेंगे, जब अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होगा मैग्मा तब जाके बनेंगी ये, इसीलिए ये बन जाता है। तो ये पूरा कहानी होता है इसका, ओके। सब पसीना गाइस, पसीना। हेलो गाइस, तो फिर देखो बैथोलिथ बहुत इजी है, सारी की सारी इजी हैं। मैं एक एक बार सारों को पहले बता देता हूँ, इसके बाद फिर झट से ख़त्म कर देंगे पढ़ के, ठीक है। देखो बैथोलिथ होता है, तो बैथोलिथ तुम्हारा होता है गुंबद के आकार का, है ना, गुंबद जैसा होता है। और ये जो है ना अनाच्छादन से ऊपर भी आ जाएगी, जब किसी चीज़ का ओरिजन होगा तो ऊपर ही आएगा, सीधी बात है। अनाच्छादन 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 गलत लिखा है गाइस, जो भी है ठीक है, सही लिखा है अनाच्छादन। थर्ड ये तो लिखा है अनाच्छादन, ठीक है, ये लिखा है अनाच्छादन हो गया। अनाच्छादन के बाद इसमें ग्रेनाइट से बने भी होते हैं। ये ग्रेनाइट से क्या होते हैं, बने होते हैं, ग्रेनाइट। और धरातल पर इसको देखा जा सकता है, यस, धरातल पर देखा जा सकता है, ओके। ये है, इसके बारे में इतनी जानकारी रखनी है,
इससे क्वेश्चन बन जाएगा 100% गाइस, कोई धोखा नहीं। अब है लैकुलित, ये भी देखो गुम्बदाकार ही होता है, लेकिन ये विशाल गुम्बदाकार होता है। विशाल गुम्बद, विशाल गुम्बद हो गया। इसका तल समतल होता है। इसका तल क्या होता है? समतल। इसका तल समतल होता है और ये साथ में ही एक पाइप के रूप में जुड़ा होता है। पाइप के रूप में ऐड होता है जी, ऐड जुड़ा होता है। मिश्रित ज्वालामुखी शंकु से मिलती जुलती होती है। मिश्रित ज्वालामुखी मतलब ये है ना, मिश्रित ज्वालामुखी की तरह मिलता जुलता है। कंपोजिट, कंपोजिट ज्वालामुखी से मिलता हुआ होता है। ठीक है, कंपोजिट ज्वालामुखी से मिलता जुलता होता है। और एग्जाम्पल के लिए देख लो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार होता है इसमें। और अधिकतर एक्सफ्लोरेंट मतलब धरातल पे ये भी देखी जा सकती है, उसका कोई मतलब है नहीं। धरातल पे यस, सीइंग सी, इतना इसका काम है। इसके बाद लेपुलिथ, फेकुलिथ और सिल, ये तीनों बहुत इजी हैं गाइस। एक लास्ट में डाइक, पहले डाइक देख लेते हैं। अब डाइक होता है धरातल के समकोण पर, धरातल के समकोण पर होता है एक। और इसकी मतलब यह सतह पर इस तरह ठंडा होता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो डाइक इसको क्यों कहते हैं कि कोल्ड होगा तो ठंडा होने के बाद एक दीवार की तरह दिखता है, मतलब दीवार की तरह इसकी संरचना होती है, दिखता है, दीवार की तरह दिखने लगता है। इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार हो गया ये सब। अब लेपुलिथ, फेकुलिथ और सिल्क, सिल्क का मतलब एक पत्थर की तरह ही होगा, मतलब क्षैतिज एक चादर होती है, क्षैतिज चादर। इसका सीधा सा मतलब ए होता है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही ए है ना। अभिनति और अभिनति में फैला होता है, अपनति और अभिनति, अपनति और अवनति में, इन दोनों में फैला होता है, ठीक है ना। और अब है लेपुलिथ, लेपुलिथ होता है क्षैतिज, मतलब क्षैतिज जो लावा होता है ना, तस्तरी नुमा संरचना में फैला होता है, तस्तरी संरचना में जमा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, तो इसके लिए इसको लेपुलिथ कहते हैं। लेकुलिथ, यह गुंबदाकार विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। सॉरी, यहाँ से करना है ना। मैग्मा का एक बड़ा पिंड, मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्वती के अंदर गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होता है और यह विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं और बेथोलिथ कहा जाता है। ये मैग्मा भंडार में जमे हुए होते हैं। करेक्ट। एक गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल होता है और एक पाइप रूपी वाहक से नली के रूप में जुड़ा हुआ होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले कंपोजिट ज्वालामुखी जैसी होती है और यह अंतर केवल ओनली यह होता है कि लेकुलिथ गहराई में पाया जाता है। हाँ, ये भी है, एक चीज़ छोड़ दी, लेकुलिथ ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। एक ये बात याद रखनी होगी, लेकुलिथ कहाँ कितना पाया जाता है? गहराई में पाया जाता है अपेक्षाकृत बैथोलिथ की। कर्नाटक का ये पठार ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई हैं। गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, मतलब गुंबदाकार पहाड़ियाँ अधिकतर अभी अपत्रित तो एक्सफोलेटेड हो चुकी हैं, मतलब ये छिन्न भिन्न टाइप की हो गई हैं, ये है और कुछ नहीं। देखिए ये धरातल पर देखी जा सकती हैं और ये लेकुलिथ और बैथोलिथ अच्छे उदाहरण है। देखो अब लेपुलिथ है, ऊपर उठते लावे का एक मुख्य कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यह तस्तरी, अगर तस्तरी नुमा में जम जाता है तो उसको लेपोलिथ, बैथो, लेको, लेपो, THCOOCOPO, OCO और PO,
भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना। कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों की मूर्तदार अवस्था में अपनति और अभिनति, एंटीसलाइन और सेलाइन, सिलेंडराइन टाइप का मामला, तो लावा जमा पाया जाता है। तो परतनुमा लहरदार चट्टान निश्चित वाहक नली में मैग्मा भंडारों से जुड़ी हुई होती हैं, तो उससे उसको क्या कहते हैं हम, फैकोलिथ, फैको, अब FO, फैकोलिथ। अंतर्वेदी चट्टानों का छेद धरातल में एक चादर के रूप में ठंडा होने से सिल या सीट कहलाता है। जमाओं की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाओं की सीट और घने मोटे पाइप में सिल, वही चीज सिल मतलब चट्टान होता है। देखो हमारे यहाँ सिलवट्टा है, जैसे सिल कहते हैं, पत्थर कोई कह देते हैं, तो उसी के क्षैतिज चादर रुबा हो गई। तो चादर में मुंह कैसे क्यों बना रहा हूँ, हाँ, तो वो ऐसी चीज हो गई, तो एक चादर टाइप की, तो वो उसको कह दिया हमने क्या, सिल, सिल्क। अब डाइक है तो लावा का प्रवाह दरों में प्रवाह के लिए लगभग समकोण पे होता है। अगर यही अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बन जाती है, उस संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की भाग समझी जाती है। तो हो गया, तो यहाँ तक हमने कर लिया है इसके लिए, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी की त्रिज्या वगैरह जो है, तो ये हमने प्रत्यक्ष दो टाइप के स्रोत देखे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हमने देखा था ज्वालामुखी हो गया, खनन हो गया, जिसमें डीप ओशियन माइनिंग वगैरह से जो खड्डे वगैरह हैं उनको देखा जा रहा है, मतलब उनको टेस्टिंग किया जा रहा है। इनडायरेक्ट में हमने देखा था कि भूकंप के बारे में देखा, उल्काएं देखी, प्रेशर देखा, टेम्परेचर देखा, घनत्व देखा, यानी कि स्टडी से इनडायरेक्टली जो उल्काएं आती हैं, एस्ट्रॉइड वगैरह, उनसे हमने सबको स्टडी करने के लिए इनडायरेक्ट सोर्स को माना और वैज्ञानिकों पे स्टडी कर रहे हैं धीरे धीरे। और जो तापमान होता है वो गहराई में जाते हुए बढ़ता है, बट लेकिन एक निश्चित समय बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो एक हमने ये चीज़ भी देखी, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में नीचा ऊंचा होता रहता है। और फिर एक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने परतें देखी। परतों में हमने देखा क्या कि क्रस्ट देखी, जो इनर आउटर हो गई, मेंटल भी आउटर इनर हो गया। और जो आउटर होता है मेंटल, उसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। और जो दो कोर हो गई, एक आउटर कोर एक इनर कोर। इनर कोर होती है जो ठोस होती है, सॉलिड होती है, जो नेफे की बनी होती है। और वो नेफे में क्या होता है, निकेल और फेरस मतलब कि आयरन होता है। और जो आउटर कोर होता है वो तुम्हारा पूरा मैग्मा से मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, जो जैसे मेंटल आउटर होती है। एक टाइप का इसका मामला हो गया। और इनके बीच में कुछ परतें भी होती हैं जिनको असंबद्धताएं कहते हैं हिंदी में। तो जैसे कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में होता है तुम्हारा केनार्ड। और जो ऊपरी मेंटल होता है और निचला क्रस्ट होता है उसके बीच में होता है मोहरोबिक। और जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रिप्टी। और निचला मेंटल और ऊपरी कोर जो आउटर कोर होता है उसके बीच में होता है गुटेनबर्ग। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होता है लेहमन। ये सब कर लिया था। क्रस्ट के बारे में जानते हैं कि क्रस्ट दो टाइप से, एक ओशियन में होती है, एक तुम्हारी ओशियन हो गया, एक महाद्वीप हो गया। तो कॉन्टिनेंट पे होती है, तो कॉन्टिनेंट में ज़्यादा मोटी होती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जो अंदर होती है वो 5 किलोमीटर के आसपास की होती है। और जो अंदर जो होती है क्रस्ट, उसमें जो ओशियंस में क्रस्ट होती है उसमें तुम्हारा होता है क्या क्या होता है, सिलिका होता है। और क्या होता है भाई, सिलिका मैग्नीशियम होता है। और जो ऊपर जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट होती है उसमें तुम्हारा सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। और जो तुम्हारा मेंटल हो गया वो दो टाइप का हमने बता ही दिया। जो ज्वालामुखी वोल्केनोस के लिए वो आता है, वोल्केनोस के लिए जो मैग्मा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आउटर मेंटल से ही मिलता है। द कोर हमने जान लिया था। अर्थक्वेक के बारे में जान लिए थे, 3 टाइप की वो होती हैं वेव्स, मेनली एस होता है, PSL वेव्स हो गई। तो P सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में S आती हैं। और P सॉलिड सबसे निकल सकती हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से। और
जो एस होती हैं, एस वेव्स होती हैं, वो ओनली सॉलिड से निकल सकती हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। भूकंपीय तरंगों की विशेषता, इन तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ में गुजरने से अलग अलग टाइप का होता है, तो हम देख चुके थे। अब सैडो जोन्स वगैरह भी देख चुके थे हम, ये सब कर लिए थे। अब मैग्मा है, जो वोल्केनोज हैं, तो वोल्केनो हमने अभी स्टडी कर लिए है। सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट और कोल्डेरा बेसाल्ट प्रवाह हम कर चुके हैं। फिर हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल्क और पैकोलिथ। इस सब करके हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया। बाय बाय गाइस, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।